हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म। तो अभी तक के हमारे डिस्कशन में हमने कंप्लीट कर लिया है अप टू कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, सो वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव स्टार्टेड इन दिस सब्जेक्ट वाज बेसिक ऑपरेशंस। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल डिस्कस किया, एनालिसिस ऑफ सिस्टम हमने कंप्लीट किया, एलटीआई सिस्टम पर खूब डिस्कशन हम लोगों ने किया, एंड CTFS यानी कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर सीरीज, कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म। अब हम शुरुआत कर रहे हैं नए चैप्टर की, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म। सो वंस अगेन एज यूजुअल ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो शुरुआत से सीखेंगे इसको, बेसिक फॉर्मूलेज के साथ शुरुआत करेंगे इसकी, क्लियर, एंड इसको अच्छे लेवल तक हम लोग इसको हैंडल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग इट लेट मी क्लियर यू वन थिंग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म बहुत ही मिले जुले से फिनोमेनाज हैं, बहुत मिले जुले से कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे एक में कंटिन्यूअस टाइम स्केल है, जहां भी हम बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो वहां पर टाइम स्केल को कंटिन्यूअस टाइम स्केल में यूज किया जाता है, और सेम फिलॉसफी है जेड ट्रांसफॉर्म की, वहां पर टाइम स्केल को डिस्क्रीट स्केल में यूज किया जाता है। तो बेसिकली दोनों ही सेम है लगभग। ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म मैं यहां पर पैरेलली डिस्कस करूंगा, तो इससे आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दोनों की समझ में आएगी, और ऑलमोस्ट सेम है तो आप रिलेट बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। सो विल डिस्कस लाप्लास एंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस वे। क्लियर है? चलिए, तो शुरुआत मैं कर रहा हूं पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इंट्रोडक्शन से, और उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इंट्रोडक्शन से हम डिराइव करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट्स को भी। ओके, आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट सम बेसिक क्वेश्चंस जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म जेड ट्रांसफॉर्म कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एंड इट्स डेफिनेशन। देन वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस एंड मोर प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन लाप्लास एंड जेड ट्रांसफॉर्म। क्लियर है? सो लेट मी स्टार्ट विद लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंट्रोडक्शन। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एज पर इट्स नेम गिवन बाय लाप्लास, ओके, द नेम ऑफ साइंटिस्ट, बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट हैं, एक बहुत ही शानदार टूल उन्होंने इन्वेंट किया, उसे बोला गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सिग्नल सिस्टम्स में हम दो तरह के लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स की बात करते हैं, बेसिकली बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहले हम शुरुआत करेंगे बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डिस्कशन से, एंड देन आफ्टर दैट विल डिस्कस द यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑल्सो। ओके, बाइलेटरल अगर आपको समझ में आ गया तो यूनिलेटरल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट टू रिलेट करना आपको सिखाना है। चलिए देखिए, अभी तक के हमारे डिस्कशन में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म से ही मैं इसकी डेफिनेशन को रिलेट करूंगा, देखिएगा, समझे ध्यान से। मान लीजिए कोई सिग्नल हमारे पास f ऑफ t है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम लिखते हैं, व्हेन वी राइट द फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नल f ऑफ t, दैट इज f ऑफ ओमेगा। ओके, जिसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं एज यूजुअल, f ओमेगा इज इक्वल टू होता है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट f ऑफ t डॉट e ऑफ माइनस j ओमेगा t dt। इस पर हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीटली बेस्ड था। अब अगर मान लीजिए इसमें कुछ सर्टेन काइंड ऑफ सिग्नल्स को हम कंसिडर करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कंसिडर किया e टू द पावर माइनस AT/UT, तो हमने बोला इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है 1/a प्लस j ओमेगा। बेसिकली हमने देखा e ऑफ माइनस AT/UT में दिस इज कन्वर्जिंग सिग्नल। तो ऐसे सिग्नल्स जो कन्वर्जिंग नेचर के हैं उनके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन हो जाता है। ओके, ऐसे सिग्नल्स जो कांस्टेंट फाइनाइट एम्पलीट्यूड सिग्नल्स हैं उनके लिए भी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो लिमिटेडली डिफाइन हो जाता है। क्लियर है? लेकिन ऐसे सिग्नल्स जो डाइवर्जिंग नेचर्स के हैं उनके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन नहीं होता है। फॉर सच काइंड ऑफ सिग्नल्स व्हाट वी हैव टू डू, वी मस्ट हैव सम काइंड ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। सो ऐसे सिग्नल्स जो कन्वर्जिंग हैं या जो कांस्टेंट रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड या फाइनाइट एम्पलीट्यूड सिग्नल्स हैं या जो डाइवर्जिंग सिग्नल्स हैं, इन तीनों तरह के सिग्नल्स के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज किया जा सकता है। क्लियर है? तो जरा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं इस चीज को रिलेट करता हूं। देखिए, जैसे हमने कोई सिग्नल कंसिडर किया दोस्तों, सपोज मैंने एक सिग्नल कंसिडर किया e टू द पावर माइनस 2t/UT। ओके, और मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, तो अगली एक सेकंड में आप इसका आंसर लिख दोगे, क्या है 1/2 प्लस j ओमेगा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। कहानी कहता हूं। ओके, अब मैं आपसे बोलता हूं कि एक ऐसा सिग्नल कंसिडर करते हैं दोस्तों जिसका वैल्यू है लाइक इस तरह से मैंने लिखा इसको, सपोज दैट लाइक दिस
सो दिस इज सपोज आई हैव टेकन हियर e टू द पावर 2t ut। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, ज्यादा विद्वान बन के आप 2 माइनस जे ओमेगा या कुछ मत सोचना, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है? विल नॉट बी डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल कैसा है? डाइवर्जिंग सिग्नल है। आप फॉर्मूले से भी कुछ सॉल्व करके देख सकते हैं बिल्कुल फुर्सत के साथ। क्लियर है? यू विल रियलाइज कि इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म विल नॉट बी एबल टू फाइंड by using that formula. So actually its Fourier transform is not defined basically. लेकिन इस सिग्नल e to the power 2t ut को मैं एक ऐसे सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं जो खुद ही कैसा हो, एक डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग नेचर का फंक्शन हो। लाइक मैंने ऐसे बोला, ऐसा कुछ है, कुछ ये हुआ सपोज e to the power माइनस सिग्मा t। ओके, एंड इस e टू द पावर, ये सब कंप्लीट टाइम स्केल है डेफिनेटली, निश्चित तौर पर। तो मान लीजिए हमने e टू द पावर माइनस सिग्मा t को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? e टू द पावर 2t ut के साथ। तो हमारे पास कोई एक नया सिग्नल बना। ठीक है, उस नए सिग्नल के बारे में जानते हैं क्या है वो। देखो, e टू द पावर माइनस 2t ut, नॉट माइनस, इट्स प्लस है ना, e टू द पावर प्लस 2t ut मल्टीप्लाई किया मैंने इसको विथ e टू द पावर माइनस सिग्मा t। क्लियर है? अब हमारे पास कुछ नया सिग्नल बन गया। नया सिग्नल क्या है? देखो, 2 माइनस सिग्मा t ut। हम एक चीज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव होगी और ut उसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो वो सिग्नल डेफिनेटली कन्वर्जिंग आएगा। इतना हमने सिग्नल सिस्टम पढ़ लिया है, तो ये सभी लोग इस चीज को जानते हैं। ओके, अगर ये पावर नेगेटिव है एक्सपोनेंशियल की, ut मल्टीप्लाइड है, तो सिग्नल विल बी कन्वर्जिंग डेफिनेटली। ओके, सो ऑन दैट बेसिस क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर कि इस सिग्नल के अंदर अगर जो सिग्मा है उसकी वैल्यू को हम ग्रेटर देन 2 कर दें, सिग्मा को हम क्या कर दें? ग्रेटर देन 2 कर दें, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? डिफाइन हो जाएगा। सिग्मा ग्रेटर देन 2 पे देखो क्या होगा? 2 माइनस सिग्मा, अब ग्रेटर देन 2 में कुछ भी ले लो, 3 ले लो आप, 2.1 ले लो, वट एवर यू वॉन्ट, यू मे टेक 3 लिया सपोज हमने, तो 2 माइनस 3 e टू पावर माइनस t हो गया। इसके लिए डिफाइन हो जाएगा 1/1 प्लस j ओमेगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड नाउ। क्लियर है? अब अगर हम कंसिडर करें सिग्मा लेस देन 2, तो हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड, क्योंकि इस कंडीशन में हमने ऑब्जर्व किया कि जब सिग्मा लेस देन 2 होगा तो ये जो 2 माइनस सिग्मा है ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, यानी एक्सपोनेंशियल की पॉजिटिव पावर होगी, सिग्नल डाइवर्जिंग हो जाएगा, सो इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म विल नॉट बी डिफाइंड। क्लियर है? तो दिस इज द सिग्मा, जिसका काम क्या है? बेसिकली टू मेक द कन्वर्जिंग सिग्नल, यानी कि एक ऐसा सिग्नल जो डाइवर्जिंग नेचर का सिग्नल है उसे कन्वर्जिंग बनाना, इसका काम है किसका? e टू द पावर माइनस सिग्मा t का। यानी कि जो सिग्मा का रोल है वो काम है किसी ग्रोइंग सिग्नल को, जो एक रेट से ग्रो कर रहा है, जिसकी वैल्यू डाइवर्जिंग हो जाएगी ओवर द टाइम, उसको क्या करना? उसे कन्वर्जिंग बनाना, कन्वर्ज करना। ओके, टेंडिंग टू 0 लेते आना, ये काम है किसका? सिग्मा का। इसलिए सिग्मा को हम बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर। सिग्मा इज समथिंग दैट आई हैव मल्टीप्लाइड हियर विच इज कॉल्ड डैम्पिंग फैक्टर। यानी कि हमारे पास जो फंक्शन था e टू द पावर 2t ut, इसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि विल नॉट बी डिफाइंड। लेकिन हमें ऐसा तो है नहीं कि ऐसे सिग्नल्स के लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं लेके आना है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी देयर। तो वी हैव बीन इंट्रोड्यूस अ समथिंग दैट इज सिग्मा कॉल्ड डैम्पिंग फैक्टर, जिससे हम यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं कि एक स्पेसिफाइड रीजन में वो सिग्नल कन्वर्जिंग भी तो रहा होगा। जैसे मान लीजिए हम जब यहां पर कंसीडर करके चल रहे हैं e टू द पावर 2t ut, ऐसा तो है नहीं कि इट्स ऑलवेज डाइवर्जिंग है, फॉर एनी टाइम इट इज डाइवर्जिंग, ऐसा तो है नहीं। इट इज डाइवर्जिंग फॉर t इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो इसे कंप्लीट रेंज में हम डाइवर्जिंग नहीं बोल सकते। व्हाट वी हैव टू से, वी मस्ट हैव टू डिफाइन अ सर्टेन मैथमेटिकल क्राइटेरिया, अंडर दैट दिस सिग्नल विल आल्सो बी पॉसिबल टू डिफाइन। वो क्राइटेरिया डिफाइन करता है सिग्मा, जिसे हम बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर। ओके, यानी कि अगर मैं किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक ऑर्डिनरी फंक्शन f ऑफ t से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो f ऑफ ओमेगा आता है, जिसमें ये कंडीशन लग गई है कि ये से सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन नहीं हो पाएगा। अगर मैं इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को f ऑफ t
मल्टीप्लाई विद सम ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी के साथ कंसीडर करूं और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करता हूं, तो अंडर सर्टेन सिचुएशन इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी डिफाइंड। एक बात हमको समझ में आई, यहां से क्या समझ में आया हमको कि अगर हम एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस एफ ऑफ टी के साथ किसी ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि वो एक सर्टेन रीजन के अंदर क्या हो जाएगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। जो टर्म आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आप सबने सुना होगा, जिन्होंने भी लाप्लास पैसे पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं एक चीज यहां पे समझाने वाला हूं, उससे हम बोलते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जो रेंज ऑफ वैल्यू होती है वो डिफाइन होती है सिग्मा, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग फैक्टर। अब मैं इसी बात को थोड़ा सा और कनेक्ट करके पढ़ाता हूं, पहले आप इसको नोट कर लें, इतना है ना, स्क्रीन को पॉज करके इतनी कहानी को लिख लें, जस्ट टू नो अबाउट। ओके, चलिए अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एफ टी गिव्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा, देन दिस इज अ फॉर्मूला। दिस टाइम मैं एफ ऑफ टी को कंसीडर न करते हुए अगर मैं एफ ऑफ टी इंटू ई ऑफ माइनस सिग्मा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखूं, ओके, तो यहां पर देखिए एफ ऑफ टी डॉट ई ऑफ माइनस सिग्मा टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमें लिखना हो, नाउ taking Fourier transform of this function f t e of e to the power minus sigma t, तो क्या आएगा देखो, f of omega that is we have taken here, okay, कैसे डिफाइन होगा, Fourier transform of ये क्या डिफाइन कर रहा है बेसिकली, f of omega, जिसको हमें एक्चुअली लिखना चाहिए that way, Fourier transform of एफ ऑफ टी डॉट ई ऑफ माइनस सिग्मा टी, इसकी वैल्यू क्या होगी देखो, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। एफ टी को हमने क्या बनाया, दिस इज व्हाट बेसिकली व्हाट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी ऑफ माइनस सिग्मा टी, तो हमने एफ टी की जगह पर कंसीडर किया ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी इंटू ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी। क्लियर है, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डॉट ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी, यानी कि अभी तक लास्ट चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉल्व किया था किसके लिए, एफ टी के लिए। इस चैप्टर में आपसे बोल रहा हूं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉल्व करो किसके लिए, एफ टी ई ऑफ माइनस सिग्मा टी, तो क्या आता देखो, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये यहां पर एक्सपोनेंशियल है, ये फेजर है, इन दोनों को कंबाइंड कर लेते हैं तो ये सिग्मा है ना, तो कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको देखो, माइनस ऑफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा टी डी टी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब सिग्मा प्लस जे ओमेगा जो यहां पर लिखा गया है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, इसको एक नोटेशन दे दिया गया, लाप्लास नोटेशन, कैपिटल एस से इसे डिनोट किया गया ऑन द नेम ऑफ, ऑन द ऑनर ऑफ लाप्लास, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। क्लियर है, तो यहां से हमने देखा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एफ टी ई ऑफ माइनस सिग्मा टी, इसको भी स्पेसिफिकली एक नोटेशन दिया गया, एफ ऑफ टी या फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी ऑफ माइनस सिग्मा टी को इसे लिखा गया एफ ऑफ एस से, ओके, और ये इंटीग्रेशन यहां पर वही है एज यूजुअल, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, एंड दिस इज एफ ऑफ टी डॉट ई ऑफ माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा टी को हमने बोल दिया माइनस एस टी डी टी। दोस्तों इसे बोला जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज और इसमें समझ में आना चाहिए, दिस इज द व्हाट, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल एफ ऑफ टी, एक्सक्यूज मी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल एफ ऑफ टी हमने यहां पर ये डिफाइन किया है। लेकिन हमें एक चीज यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा that will be defined for only some specified values of sigma। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, यही बात तो हमने कंक्लूड की कि ये जो आप ई टू पावर माइनस सिग्मा टी जो डैम्पिंग सिग्नल है, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ऐसा सिग्नल जो डाइवर्जिंग था वो भी डिफाइन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑलवेज सिग्मा ग्रेटर देन 2 पर ये डिफाइन है, सिग्मा लेस देन 2 पर ये डिफाइन नहीं है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अभी तक स्क्रीन को रोक के जल्दी से लिख लें, आप इसको फटाफट से लिखें। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म
जो कि ओके द अबव एक्सप्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड only for specified values of sigma, which is called region of convergence. क्या बोलते हैं इसे? region of convergence, ROC in short इसे बोला जाता है, which is called region of convergence. यानी कि अगर हम जब भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं तो वहां पर जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा किसी नीच पावर माइनस एटी यूटी, तो आपने बोल दिया कि 1/a प्लस जे ओमेगा. ओके, मैंने आपसे बोला कि 1/a प्लस जे ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, तो आपने बोल दिया e टू पावर माइनस एटी यूटी. ओके, बोथ स्टेटमेंट्स आर कंप्लीटली ट्रू, करेक्ट. If I am saying to you 1/s is the Laplace transform of which function, then आप नहीं बता सकते. आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा. What about the ROC of this 1/s? यानी कि आपने जो मुझे 1/s दिया है फंक्शन, उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो बता दो. तो हमें पहले क्या बताना पड़ेगा? यहां पर ROC को बताना पड़ेगा while giving the results of Laplace transform. ये बात मैंने जो बोली है वो आपको कंप्लीट समझ में आएगी जब हम आगे एग्जांपल्स और आगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे. अभी समय की जो नजाकत है वो ये है कि आप इस रिजल्ट को याद रख लें. ओके, इसको मेमोरी में फिट कर लें. दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ये कितनी बार ये रिजल्ट यूटिलाइज होगा. ओके, तो यहां तक का हमने डिस्कशन अभी किया. चलिए अब हम जरा फोरियर ट्रांसफॉर्म पर थोड़ी सी और अपने कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे उनके बारे में चर्चा का अपना जारी रखते हैं. देखिए, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या थी, जरा याद करो. इसको नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके लिख लिया आपने? ये लिख लिया. चलिए अब मैं आपसे बोलूं कंडीशन ऑफ, ऐसी मुंह जुबानी बात करते हैं, फिर कंडीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे. देखिए, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म वाज व्हाट? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इंटीग्रेशन एफ टी डी टी मस्ट बी फाइनाइट. यानी कि बेसिकली माइनस इंफिनिटी से लेके हमने देखा कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. क्या डिस्कस किया था मैंने? सोचो, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ टी डी टी मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. ओके, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन मैंने क्या बोली? इट इज जस्ट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल एफ टी ई ऑफ माइनस सिग्मा टी. करेक्ट है. यानी कि इसकी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगी? कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. अब आप लोग सजेस्ट करोगे क्या कंडीशन होगी? हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म और इसमें सिर्फ इतना अंतर किया है कि एफ टी इंटू ई ऑफ माइनस सिग्मा टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वही तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है. यानी कि कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगी ये एफ ऑफ टी डॉट ई ऑफ माइनस सिग्मा टी डी टी लेस देन इंफिनिटी. यानी कि द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ सिग्मा या रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ सिग्मा फॉर विच दिस इंटीग्रेशन इज exist, this integration is absolutely summable, this function is absolutely integrable. We say this is the region of convergence. वही क्या होगा? region of convergence होगा. ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए. यानी कि the range of values of sigma for which this integration is existing called ROC. क्या बोलते हैं इसको? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस.
अब मैं हर बार एक ही वर्ड यूज करूंगा, आरओसी, मतलब क्या होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, अब इसको फाइंड करने के हम कई तरीके निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरओसी पे जाएंगे, हर बार इस इंटीग्रेशन को चेक करते नहीं फिरेंगे, बट दिस इज द एक्चुअल मेथड बिहाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेशन। आगे चल के जैसे जैसे आप प्रॉपर्टी समझ जाएंगे आरओसी की, वैसे वैसे आपको अंदाजा हो जाएगा किसका आरओसी क्या है, अंदाजा भी नहीं, आपको एग्जैक्ट रिजल्ट पता चल जाएगा। क्लियर है? ओके, तो अभी तक हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला डिस्कस किया, जो मैंने आपको बोला याद करना है, दैट वी हैव डिस्कस। ओके, डेफिनेशन से हमने कनेक्ट करने की कोशिश की फॉर्मूले को। एंड सेकंड थिंग दैट वी हैव कंक्लूडेड टिल नाउ, दैट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर्मूला। ओके, किस तरह से आरओसी को हम डिफाइन करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर। ओके, लेट्स सी व्हाटएवर वी हैव सीन इन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आपने पूरा नोट किया होगा, आपकी कॉपी में लिखा है ना, आगे मैं से रेफरेंस यूज करूंगा। देखिए, व्हाटएवर वी हैव सीन इन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लेट मी अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट इन द जेड ट्रांसफॉर्म आल्सो, एंड यू विल रियलाइज कि दोनों कितने सेम है। देखो, सबसे पहले फॉर्मूले से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है लाप्लास का? देखो, ये फॉर्मूला है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट एफ टी ऑफ माइनस एस टी डी टी। क्या मैंने मेंशन किया? लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज द कंटिन्यूअस टाइम टू लाप्लास डोमेन रिप्रेजेंटेशन एंड जेड ट्रांसफॉर्म इज सिंपली डिस्क्रीट टाइम टू द जेड डोमेन रिप्रेजेंटेशन। यानी कि यहां पर टाइम की स्केल कंटिन्यूअस है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर, जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर वही स्केल क्या है? टाइम की डिस्क्रीट स्केल है। यानी कि यहां पर जब मैं इंटीग्रेशन लिखता हूं z में, लाप्लास में, तो z में हम उसको लिखेंगे समेशन। वहां पर लिमिट थी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी टी की, यहां पर क्या हो जाएगी वो लिमिट n की हो जाएगी। ओके, यहां ऊपर n लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे लिख दो, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एफ टी बन जाएगा एफ ऑफ एन, यहां तक सही है। और जो e टू द पावर माइनस एस टी लिखा है वो हो जाएगा e टू पावर माइनस एस एन। ओके, और यहां पर हमने जो लिखा हुआ है, इसको अगर हम देखें तो ये एफ ऑफ एस जो था दोस्तों, अब ये बन जाएगा एफ ऑफ जेड। लेकिन जनरली इस तरह से इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है। ये हमारे पास फंडामेंटल कंक्लूजन आ गया। अब मैं इससे ही आपको जो एक्चुअली यूटिलाइज रिजल्ट है वो डिराइव करके दिखाता हूं। देखिएगा, एस इज इक्वल टू क्या होता है, याद करो, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। इसमें पुट कर देते हैं, देखो, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एन डॉट, अब जैसे यहां पर पुट करोगे तो ये जो ई टू पावर माइनस एस एन है वो सिग्मा और जे ओमेगा में ब्रेक हो जाएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यार देखना, ई टू द पावर सिग्मा डॉट ई टू द पावर जे ओमेगा डॉट होल पावर, या ऐसे लिखे हैं हम यहां पर, या लेट मी एक स्टेप चलो लिख ही देता हूं आपके लिए, खुश रहो। ई टू द पावर माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा टाइम्स एन, ऐसे लिखा मैंने, समझ जरा ध्यान से। तो इसको अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूं लाइक माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एन, तो इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई टू पावर माइनस सिग्मा एन डॉट ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन, ऐसे लिख दिया हमने। क्लियर? अब देखिएगा, इसी समेशन को आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके समय समय पर नोट करते रहो, है ना। इसी समेशन को हम ऐसे लिखें अगर, लेट्स सी, समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दिस इज एफ ऑफ एन डॉट ई टू द पावर सिग्मा टू द पावर माइनस एन डॉट ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन, ऐसे लिखा मैंने। ओके, अब इस ई टू द पावर सिग्मा को मैं एक नया रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, स्मॉल आर। ओके, तो ई टू पावर सिग्मा को हमने क्या लिखा, आर। देखो आप क्या होगा यहां से, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एन ई टू पावर सिग्मा क्या हो गया, आर पावर माइनस एन, या ये पावर माइनस एन को अगर हम कंबाइन कर लें दोनों में तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जे ओमेगा पावर माइनस एन। क्या ये सही लिखा है हमने यहां तक? दिस इज एफ ऑफ जेड, बेसिकली आई एम राइटिंग इस आर इंटू
r इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा को लिखा जाता है z। ओके, तो r इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा जो फेजर हमारे पास है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है r और इसका फेज क्या है? ई टू द पावर जे ओमेगा। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस r। r इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा इज व्हाट एग्जैक्टली? सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r, दैट इज कॉल्ड जेड डोमेन। ओके, तो यहां से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं समिशन n माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एन जेड माइनस एन, दिस इज एफ ऑफ जेड। ओके, और यहां से आपने डिफाइन किया किसको? रिजल्ट ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म को, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्या है? जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल एफ ऑफ एन। ये हमने डिफाइन किया जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल एफ ऑफ एन। यहां पर जेड की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। Z is basically what? It's very important to know. Z is equal to R e to the power j omega, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ Z है वही R है, और इस R को हम बोलते हैं, जैसे जो रोल हमने सिग्मा का देखा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, दैट वाज डैम्पिंग फैक्टर, वही डैम्पिंग फैक्टर R यहां पर है। यानी कि ये R क्या करेगा? जो ग्रोइंग फंक्शंस हैं उनको डैम्प करेगा, पहली बात। और जो वैल्यूज ऑफ R हैं, वैल्यूज ऑफ R जो हैं वो डिफाइन करेंगे इसको? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को। ओके, यानी कि दिस रिप्रेजेंटेशन जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि अबव जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट फॉर स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ R मतलब ई टू द पावर सिग्मा। R जैसे मैं बोलता हूं तो ई टू पावर सिग्मा आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए। ओके, वैल्यूज ऑफ R विच इज कॉल्ड जिनको हम क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जिनको हम ROC नाम से जानते हैं मोर पॉपुलरली। अभी मैंने आपको कंडीशन डिराइव करके बताई कि व्हाट इज द कंडीशन बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट हो उसके लिए कंडीशन क्या थी? इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ टी टू पावर माइनस सिग्मा टी डी टी हैज टू बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। द सेम कंडीशन आई कैन से इन द डिस्क्रीट सेंस विल बी द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। यानी कि क्या लिखेंगे आगे? कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। क्या कंडीशन आएगी जेड ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्टेंस की दोस्तों? कंडीशन आएगी समेशन n माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एन डॉट ई टू द पावर माइनस सिग्मा एन मस्ट बी एब्सोल्युटली समेबल। ये फंक्शन क्या होना चाहिए दोस्तों? दिस फंक्शन मस्ट बी एब्सोल्युटली समेबल। आगे चल के हम डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। ओके, डीटीएफटी, ये अब ईसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों के सिलेबस में है, तो डीटीएफटी हम लोग सीखेंगे। तो डीटीएफटी की कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस की होगी, सिर्फ इसको हाइड कर लेंगे, e माइनस सिग्मा एन। तो उसके कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होती है? समेशन n माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एफ एन लेस देन इंफिनिटी, दैट इज द कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डीटीएफटी। हियर what we have concluded, this is the condition of existence of Z transform। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो एफ एन ई टू पावर सिग्मा को R लिख सकते हैं, R टू पावर माइनस एन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? दोनों का एक ही मतलब है। स्क्रीन को रोको, दिल थाम के लिख लो इसको। अभी तक के हमारे डिस्कशन के जो मुख्य बिंदु थे, एक तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट, पहली बात आपको याद होना चाहिए। देखिए, आपको इतना डिस्कशन मैंने किया फॉर योर कॉन्सेप्चुअल ग्रिप टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी बिहाइंड लाप्लास एंड जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, आपको समझ में आया तो अच्छा है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। स्ट्रेस कहां देना है? टू रिमाइंड द फॉर्मूला
दैट वाज फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मैंने डिस्कस किया। सेकंड थिंग, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो आपको याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पर। दूसरी बात, फॉर्मूला ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, ये भाई साहब, और कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, ये कंडीशन। ये चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी आज के डिस्कशन की। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत बेसिक एग्जांपल्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म्स को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अपकमिंग क्लासेस में प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। थैंक यू।